हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 42 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 43 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 42 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। 53,749 पद है, परीक्षा नजदीक है, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। सुबह 8 बजे दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर है वो आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये अपना परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। हिंदी के 20 प्रश्न है, अंग्रेजी के 15 प्रश्न है, गणित के 15 प्रश्न है। ठीक है, और 70 प्रश्न जीके के होंगे, जिसमें से राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न, राजस्थान कला संस्कृति के 20 प्रश्न, राजस्थान की पॉलिटी के 5 प्रश्न और राजस्थान के करंट अफेयर के 5 प्रश्न। यानी कि 70 में से 50 प्रश्न है वो राजस्थान जीके से संबंधित होंगे। बाकी के जो 20 प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न है भारतीय संविधान के, 5 प्रश्न है साइंस के, 5 प्रश्न है भारत के करंट अफेयर के और 5 प्रश्न कंप्यूटर के। ठीक है, ये पैटर्न रहने वाला है और इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों मैं आपको ये मॉडल पेपर है वो करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला भाग जिसमें राजस्थान भूगोल के अपन 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह जिला कौन सा है? दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन से जिले की सीमा नहीं मिलती? देखिए, गंगानगर की मिलती है, जैसलमेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, लेकिन जोधपुर की नहीं मिलती। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर इसका सही उत्तर। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावर्तित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावरित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बालू का मुक्त प्रदेश। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? देखिए, छप्पन का मैदान दोस्तों ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है, छप्पन का मैदान। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी पूछा है तो बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है, कहां पर स्थित है ये? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, ये स्थित है दोस्तों शाहबाद उच्च भूमि में, शाहबाद उच्च भूमि में। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है दोस्तों ये वर्षा प्राप्ति। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार? दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है और चारों आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, BWHW, BSHW, CWG और AW। ठीक है, अब दोस्तों कौन सा जिला इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना था। यहाँ सॉरी, कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। देखिए, यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु है वो झालावाड़ में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। CWG प्रकार की जलवायु बांसवाड़ा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बांसवाड़ा में भी दोस्तों AW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। और BSHW के अंदर दोस्तों अलवर, ये गलत हो जाएगा। अलवर है वो दोस्तों CWG प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है ये। और BWHW के अंदर दोस्तों बीकानेर आता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसके अंदर सही सुमेलित है वो 1 और 4। 1 और 4 है वो क्या है? सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 और 4। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, हतमती, मेसवा और याजम सहायक नदियां हैं।
हतमती, मेसवा और याजम सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। किसकी? साबरमती की सहायक नदियां हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंतः अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंतः अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें काकनी, कातली और साबी, ये तीनों नदियां हैं वो दोस्तों अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। लेकिन यहाँ पर सुकई, सुकई का मतलब दोस्तों सोकड़ी नदी, सोकड़ी नदी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है, ये अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों सांबर झील, पंचभद्रा झील और डीडवाना झील, ये तीनों दोस्तों खारे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ पर उदय सागर है, ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों जवाहर सागर बांध है, ये कहां पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चंबल नदी पर बनाया गया है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पाठ्यक्रम के अनुसार, नवीनतम सिलेबस के अनुसार, दोस्तों अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्लास अगर नहीं देखे दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और भी दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग आपको वहां पे प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वहां पर अलग अलग फोल्डर बने हुए, तो वहां जाके वो ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों बांध है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा बांध है वो कहां पर है। दोस्तों इसरदा बांध, इसरदा बांध कहां पर है? दोस्तों ये सवाई माधोपुर में है, टोंक और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर है ये, तो ये सवाई माधोपुर में हो जाएगा इसरदा बांध। पिछयाक बांध कहाँ है? तो दोस्तों पिछयाक बांध है ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। सेई बांध कहाँ है? तो दोस्तों सेई बांध है ये उदयपुर में है, और छापरवाड़ा बांध है वो जयपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग, क, घ और ख। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ग, क, घ और ख। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बताइए, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मणी बनास, ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजनाएं नहीं है? अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजनाएं नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जाखम और जवाई, ये भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना, ये अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजनाएं हैं। भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना यानी कि 2 राज्यों के बीच में है ये। जाखम परियोजना और जवाई परियोजना, ये दोनों दोस्तों राजस्थान की अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजनाएं नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 और 3। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। कुट भाषा में उत्तर देना था। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब हवा तेज चलती है तो रेत है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, मरुस्थलीय मृदा है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इससे उर्वरता की कमी और लवणता अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकता है, ये गलत हो जाएगा ये कथन दोस्तों। ये एक बालू मिट्टी है और ये दोस्तों इसमें पानी धारण करने की क्षमता है वो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होती। आप पानी डालोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र या प्रदेश में सालार यानी कि बोसवालिया सेराता वन मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में सालार, बोसवालिया, सेराता वन मिलते हैं? तो दोस्तों सेराता वन मिलते हैं। तो दोस्तों ये मिलते हैं कहां पर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर रखा है, कौन सा एक गलत दे रखा है वो बताना है। ताल छापर अभ्यारण का है, तो दोस्तों ताल छापर अभ्यारण चूरू में कृष्ण मृग के लिए ये प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण ये दोस्तों मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण उड़न गिलहरी गलत हो जाएगा। उड़न गिलहरी तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण में है, यानी कि सीता माता अभ्यारण है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए, ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और सूची सेकंड में जिला है। सूची फर्स्ट में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और सूची सेकंड में जिला है। बताइए सुंदा माता वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये जालोर सिरोही में है। कहां पर है? जालोर सिरोही में। और दोस्तों गुडा विश्नोईयान, दोस्तों गुडा विश्नोईयान है ये कहां पर है? तो ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। और गोगेलाव कहां है? तो दोस्तों गोगेलाव है ये नागौर में है। कहां पर है दोस्तों? नागौर में। और बीड है वो कहां पर है? झुंझुनू में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों DCBA। DCBA अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। DCBA कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए DCBA, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू हुआ था। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये शुरू हुआ था दोस्तों मानसरोवर से चांदपोल तक। मानसरोवर से चांदपोल तक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों बीकानेर और नागौर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर और नागौर में। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर है। दोस्तों राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों वो है 66.1%। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? बताइए महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? ये संभाली थी दोस्तों 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों जैसलमेर का गुंडाराज ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनकी 2 पुस्तकें और है, उनके भी नाम आपको याद रखना है। एक तो रघुनाथ सिंह मुकदमा और एक आजादी के दीवाने और एक जैसलमेर का गुंडाराज। ये 3 पुस्तकें हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तीनों पुस्तकें सागरमल गोपा की है। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में अपने को बताना था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस समिति ने जयपुर को राजधानी यानी कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इसमें इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। तो ये गलत हो जाएगा, उदयपुर नहीं भरतपुर रखे जाने की दोस्तों सिफारिश की थी कृषि विभाग का मुख्यालय। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? 3 नंबर का। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस
की गोलियों द्वारा भून दी गई वह किस जिले की थी? मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियां द्वारा भून दी गई वह किस जिले की थी? तो दोस्तों वह कौन से जिले की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थी दोस्तों डूंगरपुर जिले की। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही डूंगरपुर जिले की थी। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनसे संबंधित संगठनों से मिलान करिए। व्यक्ति और संगठित संबंधित संगठन अपने को दे रखा है दोस्तों, सुमेलित करना है। एक तरफ क्या है, व्यक्ति है और दूसरी तरफ संबंधित संगठन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गोकुल धाकड़, दोस्तों गोकुल धाकड़ ये पूर्वी मेवाड़ परिषद संगठन से जुड़े हुए थे दोस्तों गोकुल धाकड़। और दरबारा सिंह ये दोस्तों जमींदार एसोसिएशन संगठन से संबंधित थे। और मंगल सिंह कछावा है दोस्तों ये मारवाड़ किसान सभा से संबंधित थे। और ठाकुर देशराज है ये दोस्तों किसान जमींदार सभा से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों BADC इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, BADC। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये नागभट्ट द्वितीय के द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युग्म है? कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत है? यहाँ पर देखिए अलखिया संप्रदाय, दोस्तों अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है? तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों देखिए बिलाड़ा जोधपुर, ये गलत दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, ये बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो बीकानेर में है। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गाढ़ा नागौर में है। और लालदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो नंगला भरतपुर में है। और गुंदट संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में संत है और सूची सेकंड में संप्रदाय है। सूची फर्स्ट में संत है और सूची सेकंड में संप्रदाय है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए रामानुज, दोस्तों रामानुज जो संत थे वो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? तो दोस्तों ये विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत से संबंधित थे। ये विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत संप्रदाय से संबंधित थे। और माधवाचार्य है ये दोस्तों द्वैत संप्रदाय से संबंधित थे। निम्बार्क है ये दोस्तों द्वैतवाद सिद्धांत से संबंधित थे। और वल्लभाचार्य है वो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 3 4 2 1। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित राजस्थान के पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अधोलिखित राजस्थान के पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए इसमें बलदेव पशु मेला करौली, दोस्तों इसमें पहला ही गलत हो जाएगा। ये युग्म है वो सुमेलित नहीं है। बलदेव पशु मेला कहाँ है? तो दोस्तों ये मेड़ता सिटी नागौर में है। कहाँ पर है? मेड़ता सिटी नागौर में। श्री गोगामबेड़ी पशु मेला नौरन मानगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। और श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शेषनाग का अवतार कहते हैं किसे, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कल्ला जी को। कल्ला जी को दोस्तों शेषनाग का अवतार है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है?
कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो दोस्तों देखिए, शहनाई, मशक और अलगोजा। ठीक है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो? तो दोस्तों उसका नाम है नौबत। क्या नाम है? नौबत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित नृजातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? बताइए, चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पलकूबाई नाम तो सुना ही होगा, वो चरी नृत्य से संबंधित थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोकनाट्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है, यानी कि कौन सा लोकनाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो रम्मते हैं दोस्तों, रम्मत लोकनाट्य दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। तमाशा तमाशा दोस्तों जयपुर के प्रसिद्ध है, तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। बवाई लोकनाट्य है वो दोस्तों, बवाई लोकनाट्य है ये गुजरात से सटे क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। और गौरी है ये दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी कि प्रारंभ से अंत में जमाएं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाएं। दोस्तों क्रम से अपने को यहाँ पर जमाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है, गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है दोस्तों ये। ठीक है, दीपावली है ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। किसको? कार्तिक अमावस्या को। ठीक है, और कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी ये देखिए कैसे क्या आपको याद रखना है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों ये मनाई जाती है। क्या? कृष्ण जन्माष्टमी। और गणगौर का जो त्योहार है ये दोस्तों चैत्र माह में मनाया जाता है, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये देखिए, शुरू में जो गणेश चतुर्थी है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। क पहले आता है यानी कि कृष्ण पहले आता है, और शुक्ल है यानी कि स बाद में आता है क्या गड़े के अंदर। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर अपने को प्रारंभ से अंत तक जमाना है, तो सबसे पहले त्योहार आएगा गणगौर का, नंबर 1 4। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि 3 ये आएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद में आएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी, तो ये 1 नंबर आएगा 3 नंबर पे, और फिर आएगा दीपावली 4 नंबर पे, यानी कि अपना इसमें 4 3 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी यानी कि टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों वो मुख्य कला केंद्र कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों अंगरखी किसको बोलते हैं? दोस्तों अंगरखी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये बुगतरी को बोलते हैं। किसको? बुगतरी को। ताराबात क्या होता है? ताराबात की दोस्तों ओढ़नी होती है। क्या होती है? ओढ़नी। फलिया क्या होता है? दोस्तों फलिया पगड़ी का एक प्रकार होता है दोस्तों, फलिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 1 2। 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों 3 1 2 यहाँ पर देखिए 3 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में
कौन सी बोली बोली जाती है? अलवर जिले के बेरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें अहिरवाटी बोली है वो बोली जाती है, अहिरवाटी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंडित जसराज किस गायकी से संबंधित है? पंडित जसराज कौन सी गायकी से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है ख्याल गायकी से संबंधित। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, अचल दास खिचड़ी वचनिका के लेखक है। अचल दास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों चारण शिवदास, यानी कि शिवदास चारण। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शिवदास गार्डन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, शिवदास चारण है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिए भाग 3 में 5 प्रश्न है। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति नहीं है। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति नहीं है, तो कौन सी शक्ति नहीं है? दोस्तों कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बिल्कुल सही है। पुलिस पर नियंत्रण रखना है, बिल्कुल सही है। विदेशियों के परिपात्रों की जांच करना है, बिल्कुल सही है। भू राजस्व एकत्रित करना, ये दोस्तों जिला कलेक्टर की शक्ति यानी कि कार्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, तो दोस्तों ये नियुक्त होता है राजस्थान का मुख्यमंत्री। कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों कौन दिलाता है? तो ये देखिए, स्पीकर को पद की शपथ दोस्तों कोई नहीं दिलाता। राजस्थान के राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीकर को कोई पद की शपथ है वो नहीं दिलाता, वो दोस्तों सदस्य के रूप में शपथ लेता है। स्पीकर को पद की शपथ कोई नहीं दिलाता। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में राजस्थान के राज्यपाल हैं और सूची सेकंड में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सूची फर्स्ट में राजस्थान के राज्यपाल हैं और सूची सेकंड में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। अपने को बताना है कि कौन सा राज्यपाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे, वो बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें वसंतराव पाटिल है, ये दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के समय राज्यपाल थे। और परबाराव है, ये दोस्तों हरदेव जोशी के समय राज्यपाल थे। राम नाईक है, ये दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल है, वो अशोक गहलोत के समय थे। और दरबारा सिंह है, ये दोस्तों वसुंधरा राज्य के समय थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4-3-1-2 यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो दोस्तों अपना कार्य है वो प्रारंभ किया दोस्तों कब से? तो ये 31 जनवरी 1977 से। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है, अब अपन है वो भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है? बताइए मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? दोस्तों मूल कर्तव्य है वो भाग 4 में है। भाग 4 यानी कि ए, भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समता का अधिकार में है दोस्तों ये उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है और ये उपाधियों का अंत भी दोस्तों इसी में है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे
48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों को भारत में राज्यों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक समान नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है रूस, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है, आपात उपबंध की प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? बताइए, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है, और मूल कर्तव्य वो भाग 4 के में है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए, निम्न में से पाक यानी कि बेकिंग सोडा कौन सा है? बताइए, निम्न में से बेकिंग सोडा कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा है। दोस्तों बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों इसको खाने के सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा और खाने का सोडा, ठीक है, मीठा सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। तो ये पाक सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका दोस्तों सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? पीतल बताइए किसकी मिश्र धातु है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सहायक पाचन अंग है? कौन सा सहायक पाचन अंग है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अग्नाशय है सहायक पाचन अंग, तो दोस्तों छोटी आंत नहीं है, ठीक है, और पित्ताशय है। आमाशय, आमाशय भी नहीं है दोस्तों सहायक पाचन अंग, जीवा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ACE। ACE इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ACE। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प को अपने को यहाँ पर चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, त्रिगुणसूत्रता 13 दोस्तों ये पटाउ सिंड्रोम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और त्रिगुणसूत्रता 18 है, ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम है से संबंधित है। और त्रिगुणसूत्रता 21 है, ये एडवर्ड सिंड्रोम से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा 213। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जीनी जोड़े को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एलील कहा जाता है। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के पास में दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक को जरूर शेयर करें। बहुत ही शानदार दोस्तों ये भर्ती परीक्षा है और आपको कंप्लीट मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देना है। देखिए यहाँ पे अब अपन है भाग 6 के अंदर बेसिक कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये दोस्तों इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है, 1 मेगाबाइट किसके मान के बराबर है? 1 मेगाबाइट। अब दोस्तों 1 मेगाबाइट का मतलब क्या हो जाएगा? MB। 1 MB किस मान के बराबर है? तो दोस्तों 1 MB किस मान के बराबर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट, यानी कि 1024 KB, यानी कि किलोबाइट के बराबर है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1024 से 1 MB बनता है और 1024 MB से दोस्तों 1 GB बनता है, यानी कि 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है, यानी कि TB। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MS वर्ड में 2010 वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। MS वर्ड में 2010 वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। तो कौन सी शॉर्टकट की कुंजी प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है F7। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा F7। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर है? 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 बिट्स के बराबर है 1 बाइट। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है स्पैम। ठीक है, स्पैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पैम में जाती है दोस्तों ये जो बिना फालतू की जो ईमेल होती है, ठीक है, वो स्पैम में ही जाती है। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन राजस्थान समसामयिकी यानी कि दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अपन है वो दोस्तों ये प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। 61 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रो सर्किट डबल्स में खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रो सर्किट डबल्स में खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों उन पहले खिलाड़ी का नाम है फैसल कमर। फैसल कमर, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति किस विभाग द्वारा लागू की गई है? तो दोस्तों ये कौन से विभाग द्वारा लागू की गई है? तो ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ये लागू की गई है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले संशोधित मापदंड के अनुसार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 करोड़ से अधिक व 25 करोड़ तक दोस्तों ये निवेश की सीमा निर्धारित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 64 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत अंकित की गई है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत अंकित की गई है? तो दोस्तों ये अंकित की गई है कितने प्रतिशत? तो ये 67.6% अंकित की गई है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किन स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का विकास किया जाएगा? राजस्थान में किन स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का विकास किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा इसमें? तो वो है अमरख, महादेव, उदयपुर और गंगा भैरव घाटी अजमेर।
तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भाग 8 के अंदर अपन भारत समसामयिकी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय करंट अफेयर के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर किया? 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कहां पर किया? तो दोस्तों ये किया रांची में। कहां पर किया? रांची में किया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें, सॉरी, रांची में नहीं किया, क्या है, पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहा किया? तो दोस्तों कोलकाता में किया था, ठीक है, कहां पर किया था? कोलकाता में किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलकाता में किया था दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है, 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वो किसे बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद पनगड़िया को, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विश्व का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किस योजना से है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किस योजना से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे। 70 प्रश्न तो अपन ने जीके से संबंधित पढ़ लिए हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए बाकी इसमें सारे सही है, जैसे वार्ड में वाक प्लस में सतशास्त्र यानी कि सत प्लस शास्त्र, रामायण में राम प्लस आयन। यहाँ पे देखिए सदानंद, सदानंद के अंदर यहाँ पे सदा प्लस आनंद ये गलत दे रखा है दोस्तों, तो इसमें होगा दोस्तों सत प्लस आनंद होगा, सत प्लस आनंद होगा, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न इसमें देखिए किस विकल्प में गलत संधि हुई है? बताइए कौन से विकल्प में गलत संधि हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, सु प्लस आगत, स्वागत, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, मही प्लस इंद्र, तो यहाँ पर महेंद्र वो गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा प्लस इंद्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें गलत संधि दे रखी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में अन्न उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अन्न उपसर्ग किस में लगा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुचित के अंदर, अनुचित के अंदर दोस्तों अन्न उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे अन्न प्लस उचित, अन्न प्लस उचित, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे अन्न है, इसका अर्थ होता है दोस्तों नहीं, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? बताइए, बताइए किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रक्तदान, दोस्तों रक्तदान के अंदर दान प्रत्यय है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी इत्र प्लस दान, खान प्लस दान, कमल प्लस दान, लेकिन रक्तदान नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञा शब्द है क्रोध,
तो क्रोध क्या है? ये दोस्तों संज्ञा शब्द है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीरज गया और नीरज घर आया दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है। नीरज गया और नीरज घर आया दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है। तो दोस्तों इसमें नीरज गया ये अकर्मक क्रिया है, नीरज घर गया दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें अकर्मक और सकर्मक हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? किस क्रम के अंदर यथार्थ का विलोम है? तो दोस्तों यथार्थ का विलोम हो जाएगा इसमें आदर्श। क्या हो जाएगा? आदर्श। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आदर्श। आगे देखिए, उत्तम का सही विलोम है। उत्तम का सही विलोम है वो क्या हो जाएगा? उत्तम का सही विलोम हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा? अधम। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 79 नंबर प्रश्न है, संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। तो कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए, कामदेव, मदन, कंदर्प, प्रद्युमन और मकरध्वज, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ये मदन, कंदर्प, प्रद्युमन और मकरध्वज। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें गलत दे रखे हैं सारे। आगे देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? माता के पर्यायवाची दोस्तों कौन किस में है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माता के पर्यायवाची है वो दोस्तों प्रसू, अंबिका और जननी। ठीक है, ये माता के पर्यायवाची है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ताम्र का तद्भव क्या हो जाएगा? दोस्तों ताम्र का तद्भव है वो क्या हो जाएगा? तो ताम्र का तद्भव हो जाएगा दोस्तों तांबा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पत्थर। पत्थर है वो दोस्तों क्या है? ये पत्थर है ये दोस्तों तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी 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 सॉरी, पत्थर तो तद्भव शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको ये मात्रा जहां पर भी दिख जाए, ठीक है, जो ये रे की मात्रा है जहां पर भी आपको दिख जाए वहां पर दोस्तों ये तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर इसमें पृष्ठ है, पृष्ठ है वो दोस्तों क्या है? ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, जिसका उत्साह भंग हो गया उसे क्या कहते हैं? जिसका उत्साह भंग हो गया उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों हतोत्साह। क्या बोलते हैं? हतोत्साह। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हतोत्साह। आगे देखिए, 84 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा, यहाँ पे जो वाल्मीकि चौथे नंबर के ऑप्शन में दे रखा है ये दोस्तों क्या है? शुद्ध शब्द है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों अशुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है। दोस्तों वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, ये वाक्य दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, वहां दोस्तों सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है और वे अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है। रमा कल सुबह जयपुर गई, तुम मेरे सहयोगी हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। तो दोस्तों देखिए, सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर दवाई मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अशुद्ध वाक्य है यहाँ पे। आगे देखिए, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। तो दोस्तों यानी कि बहुत लज्जित होना यानी कि घड़ो पानी भरना। ठीक है, घड़ो पानी पड़ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, सावन सूखा न भादोहरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है। सावन सूखा न भादोहरा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों सदा एक ही दशा में रहना, सदा एक ही दशा में रहना। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 88 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए इसमें दोस्तों राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है।
तो दोस्तों सबसे ऊपर है वो क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। यहाँ पर है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे ऊपर है वो लिखा जाता है, विभाग का नाम लिखा जाता है। क्या नाम लिखा जाता है दोस्तों? विभाग का नाम है वो लिखा जाता है सबसे ऊपर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये राजपत्र में होता है। कहाँ पर? राजपत्र गजट में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, काउंसिल के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? काउंसिल के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें परिषद। क्या हो जाएगा? परिषद। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 10 के अंदर सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों अब इसमें देखिए खालिस्तान भरना है अपने को, टेंस का प्रयोग करते हुए सही खालिस्तान भरना है। देखिए बाई नेक्स्ट मार्च वी हेयर फॉर 5 years। बाई नेक्स्ट मार्च वी हेयर फॉर 5 years। तो दोस्तों यहां पर देखिए 4 के बाद समय दिया गया है। तो दोस्तों इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वो इसमें प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शैल हैव बीन लिविंग। शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, चेंज टू पेसिव वॉइस। चेंज टू पेसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पैसिव सेंटेंस कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें देखिए व्हाई वाज द रूफ नॉट मेंडेड बिफोर इट कम डाउन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इट केम डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पूजा सेड टू सेजल। पूजा सेड टू सेजल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुनाइट। पूजा सेड टू सेजल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुनाइट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों देखिए पूजा सेड टू सेजल, ठीक है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए इसमें हो जाएगा पूजा टोल्ड सेजल दैट शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल दैट नाइट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू नाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए लास्ट नाइट को अपन दोस्तों किस में बदल देंगे? अर्लियर नाइट में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लॉन्ग टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, इनोसेंट पर्सन इज डिफिकल्ट टू फाइंड दीज डेज। इनोसेंट पर्सन इज ब्यूटीफुल सॉरी डिफिकल्ट इनोसेंट पर्सन इज डिफिकल्ट टू फाइंड दीज डेज। तो खालिस्तान में क्या आएगा बताइए दोस्तों? इसके अंदर आएगा एन इनोसेंट आएगा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आई प्रेफर मिल्क टी फॉर ब्रेकफास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स।
बताइए, आई प्रेफर मिल्क टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है टू। टू का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। देखिए जूनियर सीनियर प्रेफर के साथ में दोस्तों एक फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और वो है टू का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, टू। नेक्स्ट आगे देखिए, ही वाज फाइनली केयर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसमें दोस्तों कैड का के योग में दोस्तों ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ आएगा, ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव। चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव। तो इसमें देखिए, ही स्पीक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों टू टू का प्रयोग होता है, यानी कि एक बार डबल ओ टी डबल ओ और एक बार टी ओ का प्रयोग किया गया हो। तो दोस्तों नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, सो दैट का प्रयोग करेंगे। किसका, सो दैट का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि ही स्पीक सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सो और दैट का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, टू टू की जगह सो और दैट का। तो यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न है, यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट द मैच। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट द मैच। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लॉस। लॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉस। आगे देखिए यहाँ पे 102 नंबर प्रश्न है, वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। तो दोस्तों ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, ग्रांट हेतु हिंदी परिभाषिक शब्द है। ग्रांट हेतु हिंदी परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है, तो वो है अनुदान। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुदान। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नाइदर ऑफ टू बॉक्सेज बिग इनफ। नाइदर ऑफ टू बॉक्सेज बिग इनफ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इज बिग इनफ। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें देखिए, विथ ए टोटल ऑफ 45 मैचेस द T20 वर्ल्ड कप विल कंपटीशन ऑफ 2 राउंड्स। दोस्तों बताइए कौन से पार्ट में एरर है। इसमें एरर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, विल कंपोजिशन 2 राउंड। ठीक है, इसके अंदर एरर है, तो इसमें हो जाएगा विल कंप्राइज ऑफ 2 राउंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर का भाग है, इसके अंदर अपन गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए दो संख्याओं का योग है वो 216 है। दो संख्याओं का योग है वो 216 है, में से 27 है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे। ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे। तो दोस्तों 216 है और में से 27 है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सीधा सा है दोस्तों, माना कि दो संख्या है वो दोस्तों, एक तो 27A और एक है दोस्तों 27B। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 27A प्लस 27B बराबर कितना हो जाएगा, 216। कितना, 216। अब दोस्तों यहाँ पर अपन इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 27A प्लस B बराबर 216। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B बटे 216, यानी कि 216 में 27 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। 216 में 27 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब दोस्तों 8 के कितने जोड़े बनेंगे, तो दोस्तों इसमें जोड़े बनेंगे दोस्तों
देखिए मैं से 27 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बनेगा 1 और 7, और एक बनेगा दोस्तों यहाँ पर है 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर सकता है, तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे सबसे पहले ए और बी लिख लीजिए। तो दोस्तों ये 30% अधिक सक्षम है ए बी की तुलना में, यानी कि ये 130 है और ये कितना हो जाएगा सी बी 100, ठीक है। तो काट लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 13:11 आ गया, 13:11 आ गया यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए एक एक काम को 23 दिन में करता है, तो बी एक काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, 13:10 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए एक काम को 23 दिन में कर सकता है, तो बी एक काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों 13/20 इंटू सॉरी 13/10 इंटू 13/10 इंटू 23, ठीक है। तो इसको इसको आप 13 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 299, कितना आ जाएगा 299/10, ठीक है, 299/10, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए व बी एक काम को संयुक्त रूप से कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों संयुक्त रूप से कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे 299/10 आ गया ना। अब दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे, तो संयुक्त रूप से कार्य करेंगे दोस्तों 1/23 प्लस दोस्तों 10/299, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका में से पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 299 बटे, ठीक है, बटे 299। तो यहाँ पर 13 + 10 हो जाएगा, 13 + 10 तो कितना हो जाएगा 33। तो 23/299 आप इसको काटोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1/13 काम, यानी कि ए प्लस बी है वो 13 दिन में काम करेंगे। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक रेलगाड़ी 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो उसकी चाल कितनी होगी। तो उसकी चाल कितनी होगी, कुल लंबाई दोस्तों कितनी है प्लेटफॉर्म की, दोस्तों यहाँ पे 180 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, तो 180 और 270 कितने हो जाएंगे 450 मीटर, कितने हो जाएंगे 450 मीटर। अब दोस्तों समय दे रखा है यहाँ पे 36 सेकंड, चाल देने रखी, तो दोस्तों सीधा सा है 450 में 36 का भाग दे लीजिए। दोस्तों 450 में आप 36 का भाग है वो दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 12 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसको दोस्तों 12 सही 1/2 मीटर सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड में है दोस्तों 12 से 1/2, ठीक है। इसको अपन घंटा में बदलेंगे, वही कितने में 18/5। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई क्या है दोस्तों, गाड़ी की लंबाई है वो क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। माना दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है x मीटर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे x/15 बराबर x + 150/25। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x बराबर 3x + 450। तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको 5 में से 3 गए तो क्या बचा, तो 2x बराबर 450, 2x बराबर कितना हो जाएगा 450। तो 450 में 2 का भाग दे लीजिए दोस्तों, x निकल कर आ जाएगा कितना, तो दोस्तों 225 मीटर। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15वीं पारी में 95 रन बनाए, 15वीं पारी में 95 रन बनाए, जिसके उसके औसत रनों में 4 की वृद्धि की हो गई है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15वीं पारी में 95 रन बनाए, जिसके
उसके औसत रनों में 4 की वृद्धि हो गई, 15वीं पारी तक औसत रन की संख्या क्या होगी? ठीक है, 15वीं पारी में 95 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 4 की वृद्धि हो गई। 15वीं पारी तक औसत रन की संख्या है वो क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए 15वीं पारी में औसत रन की संख्या माना दोस्तों x रन है। ठीक है, x रन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 14वीं पारी में औसत रन की जो संख्या है वो हो जाएगी दोस्तों x-4। क्या हो जाएगी? x-4। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिखेंगे 15x-14x-4 बराबर 95। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर है, अब देखिए 15x-14x प्लस 14 चौक 56 यानी कि 14x प्लस 56 बराबर 95। तो दोस्तों यहाँ पर x आ जाएगा कितना? 39। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार क्या होगा? सीधा सा है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किग्रा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 24 इंटू 35 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 24 इंटू 35 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 840 किलो। 840 किलो आ जाएगा। अब शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो औसत ग्राम है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति भी बढ़ गया। तो यहाँ पर 35.4 इंटू 25 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 885 केजी। ठीक है, तो अब 885 में से 840 गया तो कितना बचा? तो दोस्तों 45 बचा, और ये 45 केजी है वो शिक्षक का भार है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, राम एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने से 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को 15% लाभ से बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा सा है, यानी कि राम को एक वस्तु 72 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 15% लाभ से बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा सा है, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इसमें, पता चल गया होगा आपको। भाई 72 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 60 रुपए। 60 का 20% कितना होता है? 12, यानी कि 60 में 12 रुपए आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 60 का 15% निकाल लीजिए। 60 का 10% होता है 6, और 5% होता है 3। तो दोस्तों 6 और 3 कितने होते हैं? 9। तो यहाँ पर 60 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 69। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। या आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 72 इंटू 115 बटे 120, तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 69। क्रय मूल्य निकालना है तो 115 की जगह 100 लिख दीजिए। ठीक है, 60 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक घड़ी 880 रुपए में बेची जाती है और इससे 20% की हानि होती है। उस पर 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? सीधा सा दोस्तों, 880 इंटू 110 बटे 80, बस काट लीजिए। दोस्तों ये इससे काटा, ये 11 बार कट गया, तो 110 इंटू 11 कितने होते हैं? 1210। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% कमीशन देने के बाद भी 16% का लाभ कमाया जा सके? ऑप्शन उठा के कर लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोई वस्तु है वो उसके ऊपर अपन ने 100 रुपए की वस्तु है, उसके ऊपर दोस्तों अपन ने 150 अंकित कर दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, उसको 150 रुपए के ऊपर 20% का छूट, 20% की छूट दे रहे हैं, यानी कि 150 का 20% कितना होता है? 30। ठीक है, तो 150 रुपए की वस्तु को अपन 30 रुपए छूट में बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं? 120 रुपए में। ठीक है, और वस्तु अपनी कितने की थी? 100 रुपए की। अभी भी अपन 20% इसके ऊपर लाभ कमा रहे हैं, तो दोस्तों 150% तो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पे 45% लेता हूँ, यानी कि 145। ठीक है, 145
इसका आप 20% निकाल लीजिए दोस्तों। इसका 20% निकालोगे तो दोस्तों ये कितनी बार गया, 5 बार, और ये 5 दूनी 10, फिर बचे दोस्तों यहाँ पर 4 और ये 29। ठीक है, तो यहाँ पर 29 आ गया। 145 में से आप 29 निकाल लीजिए दोस्तों। 145 में से आप 29 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 116। तो वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की। 16% अपन इसमें लाभ कमा रहे हैं, तो यहाँ पर 45% इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए, 600 रुपए पर 18% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, सीधा सा इसमें हो जाएगा 600 इंटू 18 इंटू 9/12 इंटू 100। ठीक है, बस ये 9 महीने, ये 12 महीने। ठीक है, तो अपन 9 महीने का निकाल रहे हैं, तो इसको काट लीजिए 2 जीरो से दोस्तों, ये 2 जीरो कट गया। 6 से ये दोस्तों 2 बार कट गया, ये 2 से ये 9 बार कट गया। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर 81 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे ए, बी और सी ने एक परीक्षा में 1/3, 1/5 और 1/7 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 90 अंक प्राप्त किए तो तीनों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों तीनों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 3, 5 और 7 दे रखा है। 3, 5 और 7 दे रखा है दोस्तों। अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया इसमें 15। ठीक है, कितना हो गया, 15। दोस्तों अब इसमें देखिए कि तीनों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। सबसे पहले इनका अपन है वो अनुपात, दूसरा अनुपात और निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 3, 5 और 7 का मैसअप कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा, 105। अब 3 का दोस्तों 105 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35। और 5 का भाग दिया तो दोस्तों इसमें कितना आ जाएगा, 21। और 7 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पर टोटल अनुपातों का योग है वो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये अपना ऊपर वाला अनुपात काम में नहीं आएगा दोस्तों, 3, 5 और 7 वाला। तो यहाँ पर है दोस्तों 35, 21 और 15 कितने होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 71। ठीक है, कितने होते हैं, 71। और दोस्तों अब इसके अंदर देखिए, तीनों का कुल अंक प्राप्त निकालना है। तो दोस्तों अनुपातों का योग बटे सी का अनुपात इंटू धन। तो अनुपातों का योग कितना है दोस्तों, 71 बटे सी का अनुपात कितना है, तो दोस्तों सी का अनुपात है 15 इंटू दोस्तों क्या करेंगे, सी का प्राप्त अंक 90। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 90 से कितनी बार कट गया, तो ये 6 बार कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों 71 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 426। तो यहाँ पर इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 117 नंबर प्रश्न है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो सीता की वर्तमान आयु है वो क्या होगी, वो ऑप्शन उठा के कर लीजिए दोस्तों, सबसे बेटर रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सीता की पूछा है तो ऑप्शन में मैंने उठा लिया 6 वर्ष। ठीक है, क्या उठा लिया, 6 वर्ष, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये देखिए, अब 3, देखिए अब आप 6 और 9 को आप काटोगे तो 3 से कट रहा है, तो ये ऊपर वाला अनुपात आ जाएगा दोस्तों। वर्तमान आयु मान ली मैंने 6 वर्ष और 9 वर्ष मान ली। ठीक है, सीता की 6 वर्ष और गीता की 9 वर्ष। अब अपना अगला वाला अनुपात है वो आना चाहिए 3:4। अब दोस्तों इसमें देखिए 3 वर्ष पश्चात, यानी कि दोस्तों इसमें 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9, और इसमें 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो दोस्तों 3 से कितनी बार गया, 3 बार, और ये 3 से 4 बार गया तो 3:4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आ रहा है। तो यहाँ पर ये 6 वर्ष बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सुरेश 185 रुपए, 185 रुपए सुरेश, रमेश और महेश इस प्रकार बांटो कि सुरेश का 20%, रमेश को 25% और महेश को 40% 2:3:6 के अनुपात में हो, तो बताओ रमेश को कितना धन मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है, रमेश, सुरेश
और महेश, इन तीनों का दोस्तों अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनका अनुपात आप निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पर है सुरेश इंटू 20/x, ये ऐसे होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो ये मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर 60 आएगा। रमेश का कितना, रमेश को कितना धन मिलेगा तो दोस्तों 60 मिलेगा, 60 रुपए। इसका अनुपात निकलेगा दोस्तों 10, 12 और 15 का अनुपात निकलेगा तीनों का। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संजय ने 12,500 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। कुछ समय पश्चात संदीप दुगना धन लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में लाभ इस प्रकार बांटा गया कि संजय को लाभ का 7 गुना संदीप के लाभ के 6 गुने के बराबर हो। तो संदीप कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ दोस्तों, कितने माह बाद शामिल हुआ? इसमें दोस्तों संजय को अपन क्या करेंगे, 12,500 इंटू 12 करेंगे, और संदीप का दोस्तों इसमें 12,500 इंटू 2 प्लस x समय। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात निकलेगा दोस्तों 6:7। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कितने माह बाद संदीप व्यापार में सम्मिलित हुआ, तो यहाँ पे 7 माह आएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दीपा और आरती ने 4:3 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में दीपा का लाभ 200 रुपए है, तो आरती का लाभ लिखो। तो आरती का लाभ है वो अपन को लिखना है। दोस्तों देखिए, दीपा और आरती ने 4:3 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार किया। ठीक है, वर्ष के अंत में दीपा का लाभ 200 रुपए। तो दोस्तों देखिए, दीपा का 200 है तो इसका 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। भाई 200 में 4 का भाग दे लीजिए तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 50। यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना है, 50। तो 3 अनुपात बराबर कितना होगा, 150। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 43 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।